लेकिन निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा पॉइंट्स यहाँ पे गलत दिया गया। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 गुने 10⁻12 मीटर होता है। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि अगर पॉइंट्स यहाँ पे 12 मीटर लगाया गया, ठीक है, पॉइंट्स के बाद यहाँ पे कह सकते हैं 9.46 गुने 10⁻12 दिया गया, तो मीटर में नहीं होना चाहिए। 12 है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारा किलोमीटर में होगा। अगर मीटर की बात करते हैं तो वहाँ पे 10⁻15 मीटर होता। ये आपको ध्यान रखना है, इस वजह से ये पॉइंट्स गलत है। और खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है, बिल्कुल सही है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक ही होता है। एक पारसेक बराबर कभी कभी पूछा जाता है कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। या फिर हम इसको अगर इस तरह से कहें तो किलोमीटर या फिर मीटर में, तो कह सकते हैं 3.08 गुने 10⁻16 किलोमीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हो सके तो सभी चीज़ों को अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। तो यहाँ पे बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। पहला पॉइंट है त्वरण, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का 4 के साथ, ए का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इस वजह से ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। बाकी को मिला लीजिए। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और उसी तरह से आवेग की मात्रक की बात करें तो न्यूटन सेकेंड, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बताइए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई, बिल्कुल सही। शक्ति की इकाई हम बात करें, अश्व शक्ति जो एक प्रकार का शक्ति का यूनिट होता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि 1 HP बराबर कितना होता है, हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्री मील जो है वो नौ संचालन की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। लेकिन सेल्सियस यहाँ पे कह सकते हैं ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस जो कि एक टेम्परेचर की इकाई है, इस वजह से यहाँ पे पॉइंट्स गलत हो जाता है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो वो किसका मात्रक है, तो हम कह सकते हैं कि ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जबकि ज्योति तीव्रता की बात करें तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है, कैंडेला। और कैंडेला को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, CD से डिनोट किया था कैंडेला को। अगर पूछ ले कि ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक क्या हुआ करता था, तो पुराना मात्रक कैंडेला शक्ति होता था, ये भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, प्राकृतिक तत्व। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा था, ये अक्सर पूछा जाता है, पोलोनियम, ये याद रखिएगा। सबसे छोटा तत्व कौन सा, हाइड्रोजन। मेंडलीव का जो मूल आवर्त सारणी था, सबसे पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी को तैयार किया था, उसमें कुल कितने तत्वों को सजाया गया था, 63, ठीक है, 63 तत्वों को सजाया गया था। तो फिलहाल इससे संबंधित इतने पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि किसी भी अनुपात में मिला देने से, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से वो मिश्रण बनता है। जबकि अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वो हमारा यौगिक बनता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, मिश्रण को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लेमार्क तथा ट्रेविनेनस। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूँ, ठीक है। उसका राइट आंसर कमेंट्स करके बताना होगा, MCQ फॉर्मेट में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इन्हीं सभी क्वेश्चन में से। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जो कि शैवालों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। जबकि कवक की अगर हम बात करें तो कवक का जो अध्ययन होता है यानी कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि क्यूरी। क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है, क्यूरी किसकी इकाई है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेडियो एक्टिव धार्मिकता की, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी जो रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता इसका यूनिट होता है क्यूरी, ये तो आपको ध्यान रखना है।
अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की जो घटना है किसने प्रस्तुत की थी, तो सर्वप्रथम बैकुलर ने 1886 में प्रस्तुत की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे कुछ जुड़ी पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया ताकि हम पढ़ सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों, तत्वों और उनके घटकों का कुछ निश्चित अदृश्य किरणों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अदृश्य किरणों के द्वारा स्वयं विघटित होने की जो घटना होती है उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से निकलने वाली जो अदृश्य किरणें होती हैं उनको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी की घटना सर्वप्रथम जो कि कह सकते हैं बैकुलर ने 1886 में प्रस्तुत की थी। ये आपको याद रखना है। और एक और पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि बाद में जो मैडम यहाँ पे पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने प्लूटोनियम, फ्रांसियम और रेडियम में भी जो कि रेडियो एक्टिविटी के गुण को पता लगाया था। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव विघटन के पश्चात कौन से किरण को उत्सर्जित करते हैं, तो वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार के किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह तापमापी दो धातुओं से बने ताप युग में द्वारा माप देता है। सिद्धांत की अगर बात करें तो ये तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है, यानी उससे विद्युत होकर के प्रवाहित नहीं हो सकता है, और वो है कह सकते हैं लेड यानी कि सीसा, ठीक है। सीसा से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो लेड होता है वो किस प्रकार का क्या यानी कि क्या होता है, लेड एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, तो यौगिक हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि मिश्रण और यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तब उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अमोनिया तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों अगर बात करें तो ये फिक्स अनुपात में होता है कि 1 और 3 इसी में होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं अमोनिया। अमोनिया से संबंधित 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जैसे अमोनिया का गंध किस तरह का होता है, तीक्ष्ण गंध इसमें होता है, और ये एक प्रकार का कलरलेस गैस होता है, और ये हवा से भी हल्की होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हवा से हल्की कौन सी गैस है, तो यहाँ पे अमोनिया गैस है, ठीक है। और ये जल में काफ़ी तेज़ी से यानी कि अति विलय होता है, ये भी याद रखिएगा, जल में बहुत जल्द घुल जाता है। और एक क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि अमोनिया के जलीय घोल को लिक्कर अमोनिया कहते हैं, ठीक है। लिक्कर अमोनिया कहा जाता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि जोसेफ प्रिस्टली ने सर्वप्रथम अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को तैयार किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किसे जानते हैं, वर्गीकी का पितामह, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा लीनियस, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि कार्ल लीनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने द्विपद नामकरण, ठीक है, द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी, और इन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ यह आधुनिक पारिस्थितिकी के प्रणेताओं में से एक थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुष्पी पादपों को रखा गया है, पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो क्या होगा सही आंसर, पुष्पी पादपों को रखा गया फेनरोगेम्स में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पुष्पी पादपों को जो फेनरोगेम्स में रखा गया वो एक्चुअली क्या है। देखिए, इसको हम लोग फेनरोगेम्स तो इंग्लिश वर्ड हो गया, लेकिन हिंदी में इसको पुष्पोद्भिद कहते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल एग्जाम्स में अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्ड ही अक्सर देखने को मिलता है, तो फेनरोगेम्स आपको याद रखना है। देखिए, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो फेनरोगेम्स होते हैं वे पादप हैं जो कि बीज पैदा करते हैं, ठीक है। पुष्पी पादपों को फेनरोगेम्स में रखा गया। फेनरोगेम्स में भ्रूण बीज के भीतर होता है, ये ध्यान रखिएगा, भ्रूण बीज के भीतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, किस कारण से उच्च हो सकता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है तब। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, इसका कारण क्या है। शीतकाल में हम लोग जब हैंडपंप चलाते हैं तो उसमें से गर्म पानी निकलता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी के भीतर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस वजह से नीचे का जो पानी होता है वो गर्म होता है। नेक्स्ट वन देखिए, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है,
तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में आपको कैसे याद रखना है। देखिए ध्वनि में ध है तो अनुधैर्य में भी ध है, इस तरह से याद रखेंगे। और प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में प्र है तो अनुप्रस्थ में भी तो प्र है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो उसको हम लोग सेलुलोज कहते हैं। डी विल बी करेक्ट आंसर, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से रोज़ाना आपको एक सेट प्रोवाइड करा जाए तो आप इस पर अच्छा से कमेंट्स लिख करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए बात करें डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध हम कह सकते हैं कि वृक्षों के अध्ययन और साथ ही साथ झाड़ियों के अध्ययन। राइट आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, बी और सी दोनों। और पुष्पों का अध्ययन क्या होता है? तो पुष्पों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। देखिए जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि वर्गीकी का जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किसे जानते हैं? तो लीनियस हमने देखा था, कार्ल लीनियस। यहाँ पे बी करेक्ट है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखने को मिलता रहता है, सिस्टेमा नेचुरे। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल लीनियस। ठीक है, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, जाति जो का सबसे छोटी इकाई है। चलिए इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स देखिए क्या है। साधारणतः सभी वैज्ञानिक सहमत है कि जंतुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए, जिसमें छोटे समूह से प्रारंभ करके क्रमशः बड़े बड़े समूह दिए गए। यानी सबसे छोटा जो वो जाति होता है और सबसे बड़ा संघ या फिर फाइलम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, बाकी आप इसको पढ़ करके याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू किस कुल से संबंधित है? बताइए कि आलू जो वो किस कुल से संबंधित है? आलू का संबंध हम कह सकते हैं सोलेनेसी कुल से। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आलू हो गया तो बैंगन, टमाटर, मिर्च, धतूरा आदि, ये सभी के सभी आते हैं। एक तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो हम लोग कहते हैं इसको, अगर आप चोखा जिसका हो सकता है, ठीक है, चोखा आपने खाया होगा, तो चोखा जिसका भी हो सकता है आप उसको कह सकते हैं, जैसे आलू का, बैंगन का, टमाटर का, मिर्च उसमें डाला जाता है। तो इस तरह से आप सिंपल सी भाषा में याद रख सकते हो, ये हमारी लैंग्वेज हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अवसर्व तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? अवसर्व तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? तो अवसर्व तरंगों की आवृत्ति हम कह सकते हैं जो कि हम लोग जो सुनते हैं वो क्या होता है? हम लोग जो सुनते हैं वो होता है ऑडिएबल वेव। लेकिन अवसर्व जो तरंग होता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज को सुनते हैं। लेकिन अवसर्व जो तरंग होता है इंफ्रासोनिक वेव, वो होता है 20 हर्ट्ज से कम। यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। जबकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, जिसको हम लोग परासर्व तरंगे कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए। और यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। और क्यूज का क्वेश्चन, जो भी चीज़ें आपने ऊपर में देखा था, देखते हैं कितनी चीज़ें आपको याद हुई। बताइए कि कवक अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों का अध्ययन। प्रकाश कौन सी तरंगे है? साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन की ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फोर्थ क्वेश्चन की प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा था? और लास्ट पॉइंट है कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताने हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ा करके दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर 332 मीटर प्रति सेकंड क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूँ कि ध्वनि का जो चाल होता है उस पर दाब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी दाब को बढ़ाएं या घटाएं कोई मतलब नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है। लेकिन ताप को अगर बात करें, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, ताप घटाने पर घटता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन से कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। बताइए कि किस में?
तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ध्वनि किसी न किसी मीडियम से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे ये आपका, अगर आपने निर्वात को टिक किया तो ये आपका ऐसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, उसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ध्वनि सबसे अधिक जो कि ठोसों में चलता है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगर प्रकाश की बात की जाती तो वहाँ पर हम वैक्यूम मीडियम कर सकते थे जो कि निर्वात में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ठोस में। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है वो मिश्र धातु होता है, जबकि वायु क्या होता है, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है, क्योंकि वायु में बहुत सारे गैस हैं जो कि उनका निश्चित अनुपात नहीं है, निश्चित रेशियो नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में कई सारे मिश्र धातु होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं लोहा भी होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन की मात्रा भी होती है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक है, बताइए कौन सा तत्व है, कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वायु जो है हमारा एक प्रकार का मिश्रण है। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना, ये बात सर्वप्रथम जो कही गई थी वो कर्नाड के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेडियोधर्मिकता की खोज किसने की थी। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको रेडियोधर्मिकता से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स बताए थे, तो आई होप कि आपने कल की वीडियो देखी होगी। तो रेडियोधर्मिकता की खोज हेनरी बैकलर ने किया था 1886 में, ये ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो भी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं सर्व या फिर ऑडिएबल ध्वनि, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरंग का वेग भी, आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य n जो कि लैम्डा, इनके संबंध क्या होगा। ये जो फार्मूला होता है इसका हम लोग यूज़ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि इन तीनों में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो हम कह सकते हैं कि v = n लैम्डा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या है। तो इसका सिंपल सा कारण ये है कि क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, कथन ए कह रहा है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए ही उड़ता है, ये बिल्कुल सही। सेकेंड पॉइंट है कि चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है और ये उड़ सकते हैं, कारण क्या है, तो इनके उड़ने का कारण होता है अल्ट्रासोनिक वेव। ये अल्ट्रासोनिक वेव को रिलीज़ करते हैं जिस वजह से वो रात्रि में उड़ पाते हैं। तो इंफ्रासोनिक यहाँ पे नहीं होगा, अल्ट्रासोनिक होना चाहिए। कह सकते हैं कि ए सही है परंतु आर गलत है, इस वजह से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट वन क्या है, जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। फूड एंड माउथ रोग को हम लोग मुंहपका और खुरपका के रोग के नाम से भी जानते हैं अक्सर। तो देखिए ये जो होता है एक प्रकार का विषाणु से होने वाला रोग है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। पढ़ सकते हैं कि विभक्त खूर वाले पशुओं अत्यंत संक्रामक एवं घातक विषाणु जनित रोग है, जैसे इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि जो भी पालतू पशु हैं एवं हिरन आदि जंगली पशु को भी ये होता है। यानी इसमें जानवरों को खतरा रहता है जिसमें खूर वाले जो भी जानवर है। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प की बात करें तो वो है रेफ्लेसिया। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, रेफ्लेसिया। जबकि दुनिया का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रेफ्लेसिया को, ये किस तरह से होता है और कितना बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। दुनिया का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सुकोवा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सुकोवा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आप लोग माइंड में अगर आप इसके बारे में सोचेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा ये पेड़। आप इस पर थोड़ा सा इमेजिन करके देखिएगा। पिक्चर तो मैं आपको यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखिएगा कि कितना बड़ा हो सकता है ये पेड़। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल आप इसको एक पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये किस वंश का होता है। तो सिकुआ डेंड्रॉन ये इस वंश का होता है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केसर मसाला
बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला। तो केसर मसाला बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कह सकते हैं वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा कहा जाता है, वर्तिकाग्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, हाइड्रोजन बम जो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो ये तो आपको पता ही होगा संलयन अभिक्रिया, लेकिन अनियंत्रित होता है, इस वजह से ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। यहाँ पे एक और पॉइंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या? थर्मोन्यूक्लियर बम। ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर बम के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको एच बम के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत परमाणु विस्फोट की ताकत को बढ़ाने के लिए परमाणु संलयन के द्वितीय चरण का उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है? ईंधन मान सबसे अधिक होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ईंधन के बारे में, तो जनरली हम 3 ईंधन के टाइप्स को यूज़ करते हैं। जैसे एक होता है रसायन, दूसरा होता है जीवाश्म ईंधन, और तीसरा होता है जैव ईंधन। रसायन ईंधन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन, मीथेन ये आते हैं। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम हो गया। अगर जैव ईंधन की बात करें तो इसमें लकड़ी, कास्ट कोयला, बायोडीजल, ये सभी के सभी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे अधिक जिसका ऊष्मामान होता है, कह सकते हैं हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और हाइड्रोजन सबसे अच्छा इसका कह सकते हैं कि ऊष्मामान होता है, लेकिन फिर भी इसका हम यूज़ नहीं करते ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण इसका हम लोग उपयोग आमतौर पर नहीं करते हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हम एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसको हम लोग भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं, भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं, क्योंकि जब ये जलता है तो बहुत ही कम मात्रा में, लगभग ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? देखिए, स्थायीकर को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, यहाँ पे फिक्सर कह सकते हैं आप। ठीक है, फिक्सर। तो बताइए कि इस फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना आपको इसी तरह से एक नया टेस्ट मिलता रहेगा। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्र धातु होता है? क्रोमियम, लोहा, निकेल और कार्बन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रोमियम हमारा दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है। देखिए, अमलगम हम तब कहते हैं जब कोई भी मिश्र धातु बनाया गया हो या फिर कोई यौगिक बनाया होगा जिसमें एक पारा उसमें अवस्थित हो। पारा अगर उसमें होगा तो हम कहेंगे कि वो एक अमलगम है। तो यहाँ पे पारा होना चाहिए, मरकरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, तो झील के अर्ध सतह में, जो कि स्थल में कह सकते हैं, जल का क्या टेम्परेचर होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पीथियम डिबैरियम के कारण, डिबैरिनियम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, पौधे के आर्द्र पतन रोग का प्रभाव पौधे के अंकुरण के समय देखने को ज़्यादा मिलता है, और इस रोग के लगने की वजह से लगने की वजह जो है वो जल भराव के साथ साथ गर्म मौसम होता है। गर्म कह सकते हैं कि गर्म मौसम में जल भराव की वजह से ये रोग अधिक पनपता है, और इस रोग से प्रभावित बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। अगर रोग अंकुरण के बाद लगता है तो अंकुरित हुआ हुआ पौधा भी मुरझा करके नष्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है पौधों के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? मरुद्भिद है, बताइए। मरुद्भिद का मतलब आपको पता होगा कि रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनको कहते हैं मरुद्भिद, जिसको हम लोग इंग्लिश में ज़ेरोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पे मरुद्भिद के रूप में हम लोग करील को जानते हैं, ऑप्शन सी। तो मैं आपको बता दूं कि करील क्या होता है, तो एक स्क्रीन पे पिक्चर देख लीजिए। करील क्या होता है? करील एक प्रसिद्ध कांटेदार झाड़ियाँ होती है जिसमें पत्ते नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमेशा कंकरीली भूमि वाले जगहों पे उगते हैं, झाड़ी है, और ये कह सकते हैं कि उष्ण जलवायु का पादप है। और ये जो करील होता है ना, इस पर जब ये कहते हैं इस पर फूल लगता है तो ये काफ़ी थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, वरना ऐसे तो बिल्कुल भी घटिया लगता है। नेक्स्ट वन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र माना जाता है? पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है सबसे स्थिर। तो सबसे स्थिर के रूप में हम लोग महासागर को जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मछलियों से संबंधित अध्ययन को हम लोग कहते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सॉरी, अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डी का अध्ययन करते हैं, माफ़ी चाहूँगा। और पोलेंटियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? तो जीवाश्मों का अध्ययन हम लोग पोलेंटियोलॉजी में करते हैं। जबकि अगर हम बात करें लैपिडेटेरियोलॉजी क्या होता है, तो इसमें तितलियों का अध्ययन होता है। तो फिलहाल यहाँ पे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए क्या है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बता दूं कि वाटसन एंड क्रिक ने इसके बारे में ये जो बताया था 1953 में बताया था, जबकि इस कार्य के लिए इनको 1962 में जो कि नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 25 MCQ को कवर किया। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आपने 25 में से कितना स्कोर किया। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो 3 क्वेश्चंस वीडियो से संबंधित है। बताइए कि तरंग का वेग भी एन और लेमडा में क्या संबंध होता है। साथ ही साथ रेडियोधर्मिकता की खोज हेनरी वेगलर ने कब की थी, ये बताइएगा। और थर्ड क्वेश्चन, जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, ये आपको बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या होता है? एक द्रव की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पृष्ठ तनाव से सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक हम अगर निकालना चाहें तो देखिए, जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है कि फोर्स अपॉन में एल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोर्स की देखें तो क्या होता है, आपको पता है न्यूटन, और लंबाई की मीटर, यानी कि कहने का मतलब कि न्यूटन प्रति मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है, ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो करेक्ट आंसर होगा कि उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किसी वस्तु का ताप उस वस्तु की आंतरिक गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। और आंतरिक गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि अणुओं के गति के कारण निकाय में उपस्थित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। बताइए, अगर कोई व्यक्ति भाप से जलता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ जल से जलने पे, उबलते जल से जलने की तुलना में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए 100 डिग्री जो पानी होता है, 100 डिग्री जल होता है, इसमें केवल विशिष्ट ऊष्मा होती है, जबकि 100 डिग्री के जो भाप होता है उसमें विशिष्ट ऊष्मा के साथ साथ गुप्त ऊष्मा भी होती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा उसमें जलन महसूस होता है। इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। अच्छा, कल कमेंट्स आ रहा था कि क्वेश्चंस को हार्ड कीजिए। अब देखिए, जो रिसेंट में क्वेश्चंस है वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकता हूँ क्वेश्चंस को तोड़ मोड़ कर। तो अब टफ तो खुद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो चीज़ दिया गया उसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि माइकोप्लाज्म सबसे छोटा जीव है, जो कि बिल्कुल सही है, सबसे सूक्ष्म जीव माना जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये पॉइंट्स भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे सही हो जाता है, सी विल बी करेक्ट आंसर। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि छोटे आकार के प्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जिसका आकार हम कह सकते हैं 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइकोप्लाज्म को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है, और यह तापीय और अतापीय प्लाज्मा हो सकता है। और ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्म सबसे छोटा या फिर सबसे सूक्ष्म जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जड़ें जो होती है वो मूलांकुर से विकसित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गाजर क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गाजर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, गाजर जो होता है हम कह सकते हैं वो एक जड़ होती है। देखिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम आदि पौधे की जड़ों को भोजन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये जड़ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इन सभी पॉइंट्स को याद रखें, क्योंकि अक्सर ये पेपर में देखने को मिलता रहता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है?
प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। और कैसे तैयार करते हैं, तो हमारे वायुमंडल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो आता है वो कहाँ से आता है, जल से आता है, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन देखिए, किसकी सुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। देखिए मिक्सिडीमा के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कारण मतलब नहीं, इसके अलग अलग नाम होते हैं। हम पहले अगर बात करें कि ये किस कारण से होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो थायराइड ग्रंथि, आपको याद रखना है थायराइड ग्रंथि यानी कि आउटर ग्रंथि, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी। और एक्चुअली में होता क्या है कि न्यून क्रिया के कारण, यानी कि थायराइड ग्रंथि की न्यून क्रिया उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है। थायराइड रस की कमी के कारण विभिन्न आयु के विभिन्न लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें भ्रूण अवस्था में या फिर शिशु काल में जो बच्चों में ये होता है, इसको हम लोग जड़ मानवता कहते हैं या फिर इसको इंग्लिश में क्रिटिनिज्म कहा जाता है। तो एक्चुअली पेपर में आपको हमेशा क्रिटिनिज्म देखने को ही मिलता है, जो कि फ्रेंड्स एक मिक्सिडीमा का ही एक रूप होता है। जबकि यही चीज़ अगर वयस्क में बात करें तो वयस्क अवस्था में मिक्सिडीमा के नाम से जाना जाता है। तो ये कमी क्या होता है, तो ये हम कमी की बात करते हैं, जो थायरॉक्सिन की कमी कह सकते हैं, थायरॉक्सिन की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए, इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन जो है वो कहाँ से उत्पादित होता है, तो हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से रिलीज होता है। अग्नाशय में उपस्थित लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से ये रिलीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ऊपर का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा जल्दी से कमेंट्स करके कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ही बात किया था कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होता है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट वन, एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। 1 मीटर से कम की दूरी को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। देखिए कहने का मतलब ये हुआ, आपको ये चीज़ तो पता हुआ कि सामान्य नेत्र की फोकस दूरी, निकट बिंदु कितना होता है, सामान्य नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। तो अगर हम इस दृष्टि से बात करें, अगर वो 1 सेंटीमीटर से कम दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी कि निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो निकट की वस्तु जब नहीं देख पा रहा तो उसको दूरदृष्टि होगा। तो दूरदृष्टि यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके जस्ट अपोजिट निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वे होती हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, ऐसा कब होगा, तो हम कह सकते हैं समान विभव पर। अब ऐसा हम कैसे समझते हैं, देखिए इसको पहले आप एक लाइन इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए, उसके बाद मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ओम के नियम के अनुसार जो विभव है यानी कि जो भी है, धारा आई के समानुपाती होता है। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, भी समानुपाती आई होता है, और ये तब जाकर टूटता है V बराबर IR, यानी IR जो यहाँ पे होता है वो एक कॉन्स्टेंट के रूप में आता है। तो हम कहने का मतलब कि अगर भी बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे पढ़िए कि इसके अनुसार यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होती है, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, यानी दोनों एक दूसरे के समान होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वजह से कह सकते हैं कि धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मौजूद होते हैं, जबकि हम कह सकते हैं बातंग कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो आलू हम कह सकते हैं आलू जड़ नहीं होता, क्योंकि आलू तना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन क्या है, LED का पूर्ण रूप क्या होता है, LED का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, LED का पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं उनको हम लोग अपास्तनिक मूल कहते हैं। अपास्तनिक मूल, अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अपास्तनिक मूल और इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आएंगी। जैसे देखिए, जब मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से मूलें निकलती हैं तो उन्हें हम लोग अपास्तनिक मूल कहते हैं। और जैसे बाजरा हो गया, ज्वार, घास, बरगद, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, अपास्तनिक मूल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटॉप
वह नाभिक है जिसमें, देखिए आइसोटॉप इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, ठीक है, समस्थानिक। और इसका एक अपोजिट होता है, जैसे हम लोग समभारिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आइसोबार कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइसोटॉप में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें परमाणु की संख्या, तो यानी कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर हम समस्थानिक के अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन के आपको पता है कि 3 समस्थानिक होता है, एक होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। तो जब परमाणु संख्या समान, यानी कि परमाणु संख्या सभी के समान, प्रोटॉन की संख्या सभी के समान है, लेकिन जिसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगा। देखिए इसमें पहले इसका हम 2 कर लेते हैं, ये 3 कर लेते हैं, ये ड्यूटेरियम हो गया, ये ट्राइटियम है और ये आपका प्रोटियम है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी में 1 है। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, अगर हम द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या को घटा दें तो हमारा निकल जाएगा न्यूट्रॉन। तो देखिए इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 2, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या तो भिन्न हो गई, इस वजह से कहते हैं कि समस्थानिक हमारा ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनायन तब बनता है जब, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। और मैं आपको इसके बारे में बहुत पहले ही बताया था। देखिए इसको हम समझते हैं, अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम का आप कहें कितना होता है, 11 होता है। और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन धनायन ये तब बनेगा, अब अगर हम इसको Na+ लिखते हैं अगर, तो ये तो आप कहेंगे कि धनायन बन गया, लेकिन अब इसमें परमाणु की संख्या कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, सिर्फ और सिर्फ 10 बचा है। तो ये आपने क्या देखा कि इसने एक परमाणु या फिर कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया। तो खोने का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो ये धनायन बना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑक्सीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और रोज़ाना इसी तरह के मॉक टेस्ट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और साथ ही साथ विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। यहाँ पर सभी के सभी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। सबसे पहले डायोड के बारे में खोज किसने किया था, तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फ्लेमिंग, और इन्होंने 1904 में सबसे पहले इसके बारे में बताया था, ठीक है। आगे देखिए, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था। लेप्रोसी बेसिलस एक्चुअली ये इंग्लिश वर्ड हो गया, अगर हिंदी में बात करें इसको हम लोग कुष्ठ रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग। और ये जो होता है इसको हम लोग हेंसेन रोग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया था, तो 30 जनवरी को, ठीक है, 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, अनुवांशिक यूनिट जो जीन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, गुणसूत्रों में, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गुणसूत्रों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, बताइए पीत जो है वो निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यकृत। देखिए पित्त, जो पीत रस होता है वो यकृत से रिलीज होता है, ठीक है, यकृत से रिलीज होता है, जबकि जाकर के जमा कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है, इसको याद रखेंगे कि पित्त का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, यकृत से होता है, जबकि जाकर के ये जमा पित्ताशय में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पित्त किस प्रकार का रस, देखिए पित्त किस प्रकार का रस है, तो एक प्रकार का क्षारीय होता है। तो क्षारीय होने का मतलब इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, तो पीएच वैल्यू 7.5 से लगभग 8.5 तक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बस आपको इतना याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। एंटीबॉडी जो निर्मित होता है वो कह सकते हैं लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की न्यूमेटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल प्रायः मिलते हैं, न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलते हैं किसमें, मैंग्रोव पादपों में। देखिए मैं इसको अच्छे से समझना चाहे तो मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से लिख रखा, समझ सकते हैं। मैंग्रोव पौधे अस्थिर भूमि में उगते हैं, इसकी विलक्षण जड़ें इन्हें न केवल स्थायित्व प्रदान करती है बल्कि धाराओं के तेज बहाव और तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहती है।
और इसमें श्वसन के लिए भी सहायता करती है। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मैंग्रोव पौधे में विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है, जिसके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान करते हैं। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, यानी कि जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं तो इसमें श्वसन मूल डेफिनेटली हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है, साथ ही साथ एलईडी का पूर्ण रूप और थायरॉक्सिन की कमी के कारण भ्रूण अवस्था में कौन सा रोग होता है, ये जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कि द्रव सोना के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम को सऊदी अरब में तरल सोना कहा जाता है। ठीक है, तरल सोना के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, दलहनी पौधे संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, दलहनी पौधे संबंधित है किससे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकेमिनेसी कुल से संबंधित होते हैं दलहनी पौधे। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। और इससे संबंधित कुछ अगर पॉइंट्स पढ़ना चाहे तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसके पौधे उष्ण प्रदेशों में मिलते हैं। जैसे अगर हम इसके अंतर्गत आने वाली चीज़ों के बारे में बात करें तो सीसम, काला सीसम, कसियानी, सनाई, चना, अकेरी, अगस्त, बाकी और भी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको ये याद रखना है कि ल्यूकेमिनेसी जो होते हैं वो द्विबीजपत्री पौधों के विशाल कुल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि धान का खैरा रोग का या फिर लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, धान का खैरा रोग है या फिर लघुपत रोग है, इसको हम कहते हैं ये जस्ता की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इससे जुड़ी और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा। आप यहाँ पे देखिए, पढ़ करके अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे मक्का में वाइट बर्ड जो रोग होता है वो जस्ता की कमी के कारण, आम या फिर बैंगन में लिटिल लीफ जो रोग होता है वो भी जस्ता की कमी के कारण। उसी तरह से डाइबेक रोग, जो नींबू में डाइबेक रोग होता है वो कॉपर के कारण या फिर तांबा कह सकते हैं। नींबू में लिटिल लीफ रोग ये भी तांबा के कारण। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी के कारण। और मटर में मार्स जो रोग होता है वो मैग्नीज, ठीक उसी तरह से सलजम में वाटर कोर, ये भी मैग्नीज के कारण। तो इन सभी को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो किस तरह का होता है। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो किस तरह का होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रेटिना का नेत्र द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितने कोण होनी चाहिए। 2 दर्पणों के बीच कितने कोण होने चाहिए कि हमें 3 प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 360/θ -1 और बराबर में नंबर ऑफ हमारा जो इमेजेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने प्रतिबिंब बनाने, 3 प्रतिबिंब बनाने। चलिए 360/θ में रखता हूँ, -1 = राइट साइड में हम यहाँ पे 3 रखते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो 360/θ = 4 और 4 की वैल्यू यहाँ पे आएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। क्लियर फ्रेंड्स। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो कहाँ पर भंडारित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। क्लियर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, यकृत में। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। जैसे विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। साथ ही साथ जीरोफैथैल्मिया याद रखिएगा, ये भी एक बीमारी है, इसी की कमी के कारण होता है। और इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह जीवाणुओं के शरीर का संक्रमण को रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि थायमिन है, बताइए थायमिन जो है वो किस विटामिन का नाम है। तो हम ये ध्यान रखेंगे, थायमिन जो होता है विटामिन B1 का नाम होता है। ठीक है, B1 का। विटामिन सी का नाम आपको पता है कि स्कर्बिक एसिड, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं।
और B6 जो होता है वो पैराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। सेल जो है नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी जो रचना है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका के विभेदित करती है। कौन सी जो रचना है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल करेक्ट होगा। पढ़ सकते हैं कि कोशिका जो तारक केंद्र, जिसको सेंट्रियोल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में तारक केंद्र कहा जाता है, एक बेलनाकार कोशिकांग है जो मुख्यतः ट्यूबिलिन, ठीक है, ट्यूबिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। ये ध्यान रखिएगा। पादप और जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। पशु और वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वन बताइए कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आता है तो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन डी देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो, तो इस स्थिति को हम क्या नाम देते हैं। इस स्थिति को हम लोग सिजगी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग युति वियुति के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। बताइए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपन्न नहीं होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है वो किस कारण से होता है। तो हेपेटाइटिस कह सकते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको पीलिया नाम से जाना था। ठीक है, पीलिया, और ये वायरस के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वायरस के कारण। और हेपेटाइटिस जो है इससे प्रभावित जो अंग होता है वो कौन सा है, यकृत प्रभावित होता है। ये ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू जो होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होने वाला एक रोग होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, बताइए। तो कह सकते हैं कि कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में होता है, जिसका नाम हम बात करें तो साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि विटामिन जो होते हैं वो दो चीज़ों से घुलते हैं, एक तो जल में घुलनशील होता है और दूसरा जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो अगर जल में घुलनशील की बात करें तो बी और सी, सिर्फ दो ही विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बी और सी। लेकिन वसा में घुलनशील की बात करें तो ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन यहाँ पे हम देख सकते हैं वसा में घुलनशील है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखिए वसा में घुलनशील विटामिन का मतलब कह सकते हैं कि कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टेकोफेरॉल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी हो गया, केरोटीन अगर हम बात करें तो ये विटामिन ए होगा, जिसको हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और टेकोफेरॉल की बात करें तो टेकोफेरॉल हम कह सकते हैं विटामिन ई होता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ध्यान दीजिएगा BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, इसके द्वारा 1991 से इसको स्टार्ट किया गया था, इस प्रमाण पत्र को देने का, इको मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रुधिर परिसंचरण की व्याख्या सबसे पहले विलियम हॉर्वे ने किया था। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ कार्ल लैंडस्टर की बात करें तो इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी।
ठीक है, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीयर ने किया था। अगला प्रश्न, अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। हीलियम के 2 परमाणु के हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक हम कह सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम ये कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत का सुचालक क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या फिर अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम लोग अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ हम उनके कहते हैं जिनका फ्रेंड्स कह सकते हैं ये विद्युत चालकता चालकों से कम होती है किंतु कुचालकों या फिर अचालकों से अधिक होती है, जिसके अंतर्गत जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि हम जैसे पदार्थों को जानते हैं अर्धचालक के रूप में। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता भी बढ़ जाती है अर्धचालक पदार्थों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं है, तो हम यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो 3 चीज़ देख रहे हैं जैसे कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले हैं, जबकि बल और दाब की बात करें, फोर्स एंड प्रेशर की बीमा समान नहीं होती है। बल की बीमा ml टी के पावर -2 होता है, ध्यान दीजिए -2 होता है, जबकि दाब की बीमा ml के पावर -1 टी के पावर -2 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, से क्रिया करके कौन से गैस निकलते हैं? सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं? देखिए, सभी अम्ल की बात करें तो HCl मानते हैं कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और ये धातु से क्रिया कर रहा है, मान के चलते हैं कि सोडियम से क्रिया करता है, तो ये सोडियम क्लोराइड तो बना लिया NaCl, लेकिन इसमें गैस कौन सा निकला? तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, जब भी कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं, तो समुद्र की नीला प्रतीत होने का कारण है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त जो दर्पण होता है वो हम कहते हैं अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथ ही साथ हम एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि हजामत बनाने के लिए भी दर्पण यही प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पास्चर प्रसिद्धि है। देखिए, पास्चर आपको पता होगा, लुईस पास्चर का नाम आपने सुना होगा। वो प्रसिद्ध क्यों है? तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए वो काफ़ी फेमस थे। और अगर हम इससे थोड़े दूसरे शब्दों में बात करें तो कह सकते हैं कि उन्होंने भोजन और पेय पदार्थों में बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए एक विधि को विकसित किया था जिसे पाश्चरीकरण कहते हैं। ठीक है, पाश्चराइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो ये इन्होंने विकसित किया था, जिस वजह से काफ़ी फेमस थे। सेकेंड क्वेश्चन ये कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइकोप्लाज्मा जो कि सूक्ष्म जीव है, सबसे सूक्ष्म जीव माना जाता है। और क्या कह सकते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, एस्चेरियाई कोलाई कहते हैं। देखिए, ई कोलाई अक्सर आपको देखने को मिलता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है वो एस्चेरियाई कोलाई होता है, इसका संक्षिप्त रूप है।
और ये कह सकते हैं कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि मनुष्यों और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। इस बैक्टीरिया के ज़्यादातर रूप हानिकारक ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण पैदा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि तपेदिक, जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, टीबी, उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो तपेदिक होता है, टीबी जो होता है, वो जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है। और इसमें जो कारक होता है, कौन सा जीवाणु होता है? तो माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किस कारण से, यानी भोजन जो खराब हो जाता है वो किस कारण से होता है? भोजन की विषाक्तता हम कह सकते हैं क्लास्ट्रीडियम बैटुलिनम, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और ये एक प्रकार का परजीवी होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे पढ़ करके अच्छे तरीके से थोड़ा आप समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगा? वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर जो ऊष्मा होगा वो हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगा, यानी कि जिसमें ज़्यादा होगा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा ताप, यानी कि ऑप्शन बी को टिक करें। क्लियर? नेक्स्ट वन देखिए क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गया था रमफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार रिपीट हुआ है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इटाई रोग। ध्यान दीजिएगा, इसमें और भी जैसे मिनीमता रोग की बात करें तो ये पारा से होता है, पारायुक्त जल पीने से। ब्लैक फुट रोग की बात करें तो ये आर्सेनिक के कारण होता है, जबकि ब्लू बेबी सिंड्रोम में आपको कई बार बता चुका हूँ कि नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। और इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स आप पढ़कर समझना चाहें तो हम यहाँ पर पढ़ के भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे मेरी वीडियो खत्म हो रही है वैसे वैसे बारिश भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि गन मेटल सम्मिश्रण है। तो ये आपने देखा हो कई बार पेपर में आता है कि गन मेटल किसका किसका मिश्रण है। तो ध्यान दीजिएगा, गन मेटल तांबा, जिंक और टीन, यानी कि ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा तांबे की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और जिस कारण से क्या होता है कि मृत्यु हो जाता है? तो सही आंसर यहाँ में होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने लगातार 3 वीडियो में डिस्कस किया है और आई होप कि अब तक आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत जल्द ये दम घोट देता है। जैसे हम इसका ऑक्सीजन की जगह पर अगर इसको हम लोग लेते हैं तो फेफड़े में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में ये मिल जाता है और हमें एक जहर की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो पैराफिन जो होता है वो पेट्रोलियम परिशोधन का, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट के नाम से हम किसे जानते हैं? मैथिल एल्कोहल कह सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल कह सकते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं मेथेनॉल, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र CH3OH होता है। इसे मेथिल एल्कोहल, कास्ट नेप्था, मेथिल हाइड्रेट या फिर कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है, यानी इतने नामों से जाना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? जिसकी हम लोग कह सकते हैं इथाइल एल्कोहल जो होता है, जिसको हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिरका अक्सर ये फेमस होता है। तो इथाइल एल्कोहल C2H5OH को हम लोग कहते हैं इथाइल एल्कोहल को सिरका। और एक तरह से हम यहाँ पर भी देखें तो ऑप्शन सी भी दिया गया सिरका। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी को टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सूत्र की बात करें तो इथाइल एल्कोहल ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर बैठेगा। तो एक्चुअली ये तो इसका सिरका प्रचलित नाम हुआ ना, तो हम यहाँ पे अगर बात करें रासायनिक सूत्र की तो इथाइल एल्कोहल को टिक कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं देना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, यानी कि C6H6Cl6, लेकिन ये इसी को कहते हैं हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है। और ये एक प्रबल कीटाणुनाशक होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है ये आपको बताना है। तो देखिए रासायनिक यौगिक हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि अमोनिया यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा NH3। अगला प्रश्न कि गामा किरणें किससे बनी होती है?
देखिए गामा किरणें जो है वो एक प्रकार का कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है या फिर फोटॉन है, जो कि परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। रेडियो सक्रिय क्षय से अल्फा बीटा गामा तीनों प्रकार के किरणों का जो कि उत्पन्न होता है, ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो देखिए स्वच्छतम ईंधन की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम गैस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सी कठोरतम धातु है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कठोरतम धातु, अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो आपने गलती की है, क्योंकि हीरा जो एक प्रकार का पदार्थ हम कह सकते हैं ना, तो वो धातु नहीं है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा कठोरतम धातु, तो प्लैटिनम को टिक करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन में पदार्थ रहता तो वहाँ पे हम हीरा को टिक कर सकते थे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है वो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल नहीं है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। नेक्स्ट वन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है, जबकि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक मिलता है F बराबर m है। तो ये पॉइंट्स गलत है। बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। देखिए बल बिल्कुल जो है, जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का जो कि गुणनफल है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी केवल और केवल हम यहाँ पे दो को टिक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है किससे? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, टीएमवी शब्द बताइए किससे संबंधित है? टीएमवी तो कह सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस से संबंधित है। सबसे पहले इसकी खोज इवानोवस्की ने किया था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा विषाणु से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिकीय श्वसन का केंद्रक माना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट वन, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो, सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? तो खोज इसका किया गया था 1886 में अल्टमैन के द्वारा, जबकि इसका नामकरण जो माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया था वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने रखा था, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। किस किरण को उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 गामा किरण हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तालाबों में, कुओं में इसका प्रयोग किया जाता है इस कीटभक्षी मछली को, ताकि मच्छरों से नियंत्रित की जा सके, और ये मछली का नाम है गैम्बूसिया, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। बैरोमीटर आपको पता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय तापमान। एनीमोमीटर की बात करें तो हवा की गति का मापन किया जाता है, और हाइग्रोमीटर जो कि बहुत बार पूछा जाता है, एकदम वीवीआई है, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट वन है कि माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन किसके बराबर होता है? यानी एक माइक्रोन जो किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, लेकिन एग्जाम्स में अक्सर देखा गया जो पूछा जाता है वो मिलीमीटर में पूछा जाता है, तो 0.001 mm याद रखेंगे, मिलीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी का संबंध किससे है? बायोप्सी संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने की विधि, यानी ऑप्शन हम ए टिक करेंगे, बायोप्सी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फूड एंड माउथ रोग जो है, फूड नहीं, फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग जो है, जिसको हम लोग खुरपका मुंहपका रोग के नाम से भी जानते हैं, ये विषाणु के द्वारा यानी वायरस के कारण होने वाला रोग है, और एक्चुअली ये पशुओं में होता है अधिकतर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि गैलन सामान्यतः बताइए क्या है? गैलन बहुत बार आपने सुना होगा। गैलन हम कह सकते हैं कि आयतन की माप के रूप है, ठीक है फ्रेंड्स। गैलन अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर, ठीक है।
अगर आपसे ये पूछे कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, तो एक बैरल बराबर हम कह सकते हैं कि 159 लीटर होता है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो उसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय, ठीक है, अपकेंद्रीय बल के थ्रू निकाला जाता है। अपकेंद्रीय बल को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसके कारण, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह फोर्स है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे अगर क्रीम सेपरेटर की बात करें तो वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। और एक और एग्जांपल के मैं आपको समझाना चाहूँ तो गोल घूमते हुए झूले पर बैठे जो लोग होते हैं वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही बाहर की ओर चले जाते हैं, जैसा कि आप देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक जो किसको दर्शाता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान की संख्या में से अगर हम प्रोटॉन की संख्या को घटा दें तो वहाँ पे हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी लगभग 1 के बराबर होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 हुआ। तो अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो यहाँ पे कह सकते हैं म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी या फिर आविष्कार कह सकते हैं किसके द्वारा किया गया था? एच.डी. व्रिज, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? एसआई यूनिट में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, डायोप्टर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, डायोप्टर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि डायोप्टर से संबंधित भी कई सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। अगर फोकस दूरी f मीटर में हो तो वहाँ पे हम कहते हैं कि p = 1/f होगा। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो तो वहाँ पे हम कहते हैं कि p = 100/f होगा। तो ये आपके फोकस दूरी पे डिपेंड करता है कि सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। एक क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्तल लेंस की डायोप्टर क्या होगा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा? तो उत्तल लेंस का जो डायोप्टर होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये जो घटना हुई यहाँ पे क्या हुआ, पहले गाड़ी चल रही थी, यानी हम सिंपल सी भाषा में कहें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस तो न्यूटन के गति के पहला नियम, न्यूटन का गति का जो पहला नियम है, और इसको हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि किस जड़त्व के कारण, विराम जड़त्व, गति जड़त्व के कारण ऐसा हुआ, तो बस पहले चल रही थी, यानी कि गति जड़त्व के कारण ऐसा हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम यहाँ पे फिलहाल तो बी को टिक करेंगे और ये गति जड़त्व के कारण हुआ है। नेक्स्ट वन क्या है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा? भारहीनता की अवस्था में, भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की जो गुरुत्वीय शक्ति होगी उसका मान बिल्कुल शून्य हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ज्वाला गैसों के साथ ऊपर नहीं जा पाएगी और ये गोलाकार हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्या है, निम्न में से किसे यसद पुष्प कहते हैं? यसद पुष्प यानी आपने अक्सर पेपर में देखा होगा फिलासफर ऊल के नाम से किसे जाना जाता है? फिलासफर ऊल के नाम से हम लोग जिंक ऑक्साइड को जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? इसके पहले वाले हम लोगों ने सेट नंबर 6 में भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी जहरीली गैस है जो कि दम घोटू गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या होता है कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता होती है उसको ये ख़त्म कर देता है और जिस वजह से मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट वन देखिए, कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? यानी उत्कृष्ट गैस जिसको हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, ठीक है। नोबेल गैस के रूप में यहाँ पे हम कैंसर उपचार में प्रयोग किया था रेडॉन, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व भी है और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। रेडॉन के संबंध में बात करें तो इसकी खोज डॉर्न ने किया था और रेडॉन की प्रतीकानुसार की बात करें तो यानी कि इसको जो सूचित किया जाता है आरएन से परमाणु संख्या 86 होता है। तो ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन जो कि बहुत बार पूछा गया कि सूखी बर्फ़ क्या है?
ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका भी कंडीशन कुछ सब्लिमेंशन की तरह ही होता है। सब्लिमेंशन को अगर हम गर्म करते हैं, सब्लिमेंशन वाले कोई भी पदार्थ, जैसे कि आपको पता है कपूर को अगर हम गर्म करते हैं तो वो ठोस से सीधे क्या होता है, गैसीय फॉर्म में चला जाता है। तो ठीक उसी तरह से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, इसी तरह से होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ये होता है, हम इसको सब्लिमेंशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें होता ये कि ये सामान्य टेम्परेचर पे ही हो जाता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको ये ठोस से डायरेक्ट गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि सूखी बर्फ़ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह ही होता है। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं चेचक। चेचक विषाणु के कारण होता है। सबसे पहले पुष्टि की थी एडवर्ड जेनर ने कि चेचक जो होता है विषाणु के कारण होता है, और उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं? जल स्थलचर यानी उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट वन देखिए, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ताजा पुष्प समूह। सी विल बी राइट आंसर। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो मसाला लौंग कह सकते हैं पुष्प की कली से। ठीक है, पुष्प की कली से, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था या फिर किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? विटेकर। ठीक है, विटेकर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन, इससे पहले वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तितलियों के अध्ययन को हम लोग लैपिडेट्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से जीरोफेथैल्मिया नामक रोग होता है, क्या ये सही है? सेकेंड पॉइंट ये है कि विटामिन ए को हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहला पॉइंट्स बिल्कुल का सही है, जो जिसको हम लोग विटामिन ए की कमी से जीरोफेथैल्मिया के साथ साथ एक और होता है कलर ब्लाइंडनेस नहीं यार, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यानी कि रतौंधी जिसको कहते हैं वो हो जाता है। यानी ए भी सही है और बी भी सही है, संक्रमण रोधी विटामिन होता है क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण रोकता है। इसको हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, दोनों एक और दो। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लौह जो है वो आवश्यक है। बताइए कि लौह जो है यानी कि लोहा जो है वो आवश्यक क्यों है, इसका कारण क्या होगा? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी लोहा आवश्यक है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यानी हमारे बॉडी में भी लोहे की आवश्यकता होती है सामान्य स्वास्थ्य के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, आपको पता है कि ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो जैसे कि रक्त में क्या होता है, रक्त का कारण लाल होने का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य तो वही होता है ना कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को इधर से उधर जो कि परिवहन करना। तो इस वजह से कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में यहाँ पे लोहे की आवश्यकता, तीनों के तीनों कारण बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जेरेंटोलॉजी में हम लोग वृद्ध अवस्था में जो पुरुष होते हैं, वृद्ध यानी वृद्धों की अध्ययन के बारे में हम बात करते हैं इसमें जेरेंटोलॉजी में। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। शिशु की बात करें तो आपको पता है कि शिशु रोग से संबंधित यानी नवजात शिशु रोग से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? नियोनेटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, नियोनेटोलॉजी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और त्वचा से संबंधित जो विज्ञान होता है, त्वचा संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं उसमें हम लोग डर्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? इसका कारण क्या है? अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जो मछली होती है अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ इसका एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि अगर किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ, उसके अगर तली में एक हम सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इन सभी का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए, एक तरफ उपकरण दिया गया, दूसरी तरफ उसके कार्य से संबंधित है, कौन सा उपकरण किस लिए यूज़ किया जाता है। देखिए एनीमोमीटर की बात करें तो हम लोग पवन के वेग को मापने के लिए, वायु वेग को मापने के लिए करते हैं, यानी ए का 3 के साथ मैच होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं। सिस्मोग्राफी की बात करें तो भूकंप से संबंधित है। बैरोग्राफ यानी बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर का प्रयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, डी करेक्ट होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। बताइए किस एक की खेती जो है पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो आपने डेफिनेटली ये देखा होगा प्याज की खेती कैसे की जाती है, पौधे का प्रत्यारोपण करके, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्याज जो है वो किसका रूपांतरित रूप है या फिर किसका रूपांतरित फसल है, तो हम कह सकते हैं तना वाली ये फसल है, ये ध्यान रखिएगा, तना वाली फसल है। सोल्डरिंग धातु के टुकड़े से इस्तेमाल होने वाले सोल्डर जो किसका मिश्रण होता है। सिंपल सी भाषा में पूछा जा सकता है कि सोल्डर जो किसका मिश्र धातु है। सोल्डर जो हम कह सकते हैं टीन और लेड, यानी कि सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है सोल्डर। अगला प्रश्न कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक कार्य है, यह कथन किसका था, यह किसका कथन था बताना। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मेंडलीव का आवर्त नियम था, सबसे पहले मेंडलीव ने आवर्त नियम को बनाया था, आवर्त सारणी को तैयार किया था, तो उसमें यही रखा गया था, तत्वों के जो गुण है परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक प्रकार के कार्य पे इन पे कहा गया था, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मोस्ले ने तैयार किया था, वहाँ पे परमाणु द्रव्यमान की जगह पे परमाणु संख्या, तो फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर तो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, राइजोबियम किसका एक प्रकार है। राइजोबियम किसका एक प्रकार है, तो ध्यान दीजिएगा, राइजोबियम कह सकते हैं सहजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो बताइए कि चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है। पत्तियों में मौजूद होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में कौन सा मौजूद होता है, तो मैग्नीशियम कह सकते हैं मौजूद होता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न धातु युगों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। तो बताइए कि क्रमशः आपको बताना है कि कौन सबसे हल्की धातु है और कौन सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्की धातु के रूप में हम लोग लिथियम को जानते हैं, सबसे भारी धातु के रूप में ओस्मियम को जानते हैं, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए, कांच क्या होता है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं, कांच क्या होता है, कांच का प्रकार क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कांच जो होता है वो अतिशीतित द्रव होता है, यानी अतिशीतित द्रव होता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें कांच क्या होता है, तो कांच एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कांच विद्युत का कुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट वन कि निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है कौन, तो हम यहाँ पे कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो हवा से भारी होता है, पानी में अघुलनशील होता है, इसका जो स्वाद होता है वो स्वादहीन होता है, और ये रंगहीन गैस है, ठीक है। और ये मानव और कह सकते हैं अन्य जीवों के लिए काफ़ी हानिकारक गैस मानी जाती है। अब इससे अगर बात करें इसमें एक्चुअली होता है क्या, ये क्यों ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, तो हम यहाँ पे देखिए डिटेल में लिख रखे हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सभी वायु प्रदूषकों में 50% भाग का प्रतिनिधित्व अकेले करता है, यानी जितने भी वायु प्रदूषक है उसमें 50% यानी आधा भाग तो खुद यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे इसका हम सांस के माध्यम से मानव शरीर में पहुँच कर अंदर जाता है, तो रक्त में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, और जिस वजह से दम घुटने लगता है, और हम ये कह सकते हैं कि अंततः मृत्यु का कारण होता है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से मक्खन निकालने पर क्या होगा। दूध से मक्खन निकालने पर क्या होगा।
तो ध्यान दीजिएगा, दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, ठीक है, बढ़ जाता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण ये होता है कि पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी पानी के जमने पर क्या होता है कि पाइप में पानी जमने पर वो फैल जाता है, आयतन उसका बढ़ जाता है, जिस कारण से पाइप फट जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो आकाश का नीला दिखाई देने का कारण हम कह सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन का मतलब हम सीधी भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि प्रकाश का बिखराव या फिर प्रकाश का छितराना, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। प्रकीर्णन जो होता है वो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जस्ट उल्टा होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? बताइए कि डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता का इकाई होता है डायोप्टर। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स की लेंस की क्षमता को पी से डिनोट किया जाता है, और इसमें फोकस दूरी के साथ संबंध जो होता है वो पी इक्वल टू 1/f होता है। और ये 1/f हम जब यूज़ करते हैं जब हमें मीटर में फोकस दूरी को फाइंड आउट करना होता है। अगर सेंटीमीटर की बात जब की जाती है तो वहाँ पे 100/f रखते हैं, ये दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में हो गया आपका, वो ऊपर में होता है मीटर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, यानी कि 10 मीटर से अधिक दूरी नहीं देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित है। और निकट दृष्टि दोष से हम कह सकते हैं कि वो मायोपिया होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं। और जब वो निकट की वस्तु को देख पाता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता तो उस कंडीशन हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? औता लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जस्ट इसके ठीक विपरीत में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? यानी अगर हम चारों में से प्रकाश की गति को गुजारें तो सबसे जो कम होगा, न्यूनतम होगा, किस में होगा? तो सबसे ज़्यादा तो निर्वात में होता है प्रकाश का वेग, लेकिन सबसे अगर हम यहाँ पे कम देखें, कांच, निर्वात, जल और वायु, तो सबसे कम होगा कांच में, यानी ए बिल्कुल करेक्ट होगा। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। और आपको जनरली ये पता होगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि वायु में बात करें तो वो 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जल में 2.25 लाख कह सकते हैं, 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि कांच में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे कम कांच में होता है, इस वजह से राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब विद्युत धारा का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। डी विल बी करेक्ट आंसर, एम्पियर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, जिसे हम लोग कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोशिका के पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को, और आत्महत्या की थैली के रूप में हम लोग जानते हैं लाइसोसोम को। फिलहाल देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया गया था अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में किया था, जबकि इसका नामकरण बेंडा ने किया था, नाम रखा था बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम लोग ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट आपको पता है कि जल में उत्पन्न होने वाले जो उगने वाले पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स। मेसोफाइट की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनको लोग मेसोफाइट्स कहते हैं। और लिथोफाइट्स क्या होता है? चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रकाश रासायनिक धुआं। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, प्रकाश रासायनिक धुआं। इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में मैंने लिख रखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि पैन का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है। अब वो पैन नहीं कह रहा हूँ कि परमानेंट अकाउंट नंबर, वो बात नहीं की जा रही, यहाँ पे साइंस के फॉर्म में पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे। कह सकते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, ठीक है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश रासायनिक धुएं में मुख्य रूप से ओजोन होता है,
और पैन होता है, साथ ही साथ एल्डिहाइड होता है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं जहाँ तीव्र सौर विकिरण होता है उसे वहाँ पर इसे ब्राउन एयर के नाम से जाना जाता है, प्रकाश रासायनिक धुएं को। क्लियर। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट तापक्रम पर या फिर फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलने वाले पानी का ताप कितना होता है। अगर हम सेल्सियस पैमाने पे बात करें तो आपको जनरली पता होगा सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। लेकिन ठीक उसी कंडीशन में अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट पैमाने पर तो इसमें 0 डिग्री जो बराबर होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो बताइए कि प्याज का खाने वाला भाग क्या है। सेकंड क्वेश्चन की त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए क्रमशः किस किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन की माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था। ये कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज जो होता है वो किसका एक यूनिट होता है, तो फ्रीक्वेंसी को मापने की यूनिट होता है, यानी कि तरंगों की आवृत्ति को मापने का एक यूनिट होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की। तो सेकंड ये है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और मैंने आपको इससे पहले वाले 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि ध्वनि पर दाब और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ध्वनि के दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ताप पर पड़ता है। अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ध्वनि का जो स्पीड होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर हम डिक्रीज़ करते हैं, अगर यानी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा ध्वनि भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन से कि तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे। तड़ित चालक, सबसे पहले बात करते हैं तड़ित चालक क्या। देखिए तड़ित चालक आपने देखा होगा डेफिनेटली कि घरों के ऊपर जो लोहे का लगाया जाता है, यानी तड़ित चालक एक ऐसा धातु का चालक छड़ होता है जिसको हम कह सकते हैं कि ऊंचे मकानों पर फ्रेंड्स लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आकाशीय जो विद्युत होता है उससे रक्षा करने के लिए, यानी कि बिजली से बचाव के लिए इसको हम लगाया जाता है। और जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग जो कि छत से काफ़ी ऊपर लगाया जाता है, छत पे आपने देखा होगा। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको नीचे ज़मीन के अंदर तक ले जाया जाता है, यानी कि 6 से 8 मीटर ज़मीन तक गहरा खोद करके, गड्ढा खोद करके ज़मीन के नीचे तक उसको कॉपर की प्लेट के द्वारा फ्रेंड्स जोड़ दिया जाता है। तब हम कहते हैं कि इसको हम तड़ित चालक कहते हैं। और इसकी खोज की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे के जो भाग होते हैं इनमें सर्वाधिक वृद्धि होती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए और मैं आपके साथ डिस्कस जो कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा हो सके तो। देखिए बरगद के पेड़ के तने लटकने वाली मोटी जड़ें को हम लोग कहते हैं स्तंभ मूल, यानी सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि श्वसन मूल पाई जाती हैं। श्वसन मूल जो किस में पाई जाती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा श्वसन मूल राइजोफोरा कह सकते हैं, राइजोफोरा हम यहाँ पे कह सकते हैं। और ये राइजोफोरा क्या है हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि ये क्या है तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राइजोफोरासिस जो फोरासिए है वो पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाले सपुष्पक पौधों की एक जैव वैज्ञानिक कुल है। और इसकी सबसे प्रसिद्ध जो सदस्य जातियाँ की बात करें तो राइजोफोरा जीव वैज्ञानिक वंश में आने वाला मैनग्रोव है। तो ध्यान रखिएगा मैनग्रोव जो कि इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मैनग्रोव में भी श्वसन मूल पाए जाते हैं। इसके पहले वाली हम लोगों ने वीडियो में देखा था। अगला पॉइंट की कपास संबंधित है, बताइए कपास का संबंध किस कुल से। तो कपास की अगर हम बात करें तो ये फ्रेंड्स हम कह सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर हम क्या होगा मालवेसी, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। कपास मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। और इसको याद रखने के लिए मैंने छोटा सा एक तरीका ही बताया। देखिए मालवेसी कुल के महत्वपूर्ण पौधों की ट्रिक कुछ इस तरह से, कपास भिंडी गुड़हल। देखिए कपास भिंडी गुड़हल इसमें आता है क्या क्या चीज़ आती है, यानी कि मालवेसी में कपास आता है, भिंडी आता है और गुड़हल आता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रिक हमारा ये है कि माँ के पास भिंडी और गुड़ है, माँ के पास भिंडी और गुड़ है। तो देखिए माँ का मतलब हो गया मालवेसी, यानी मालवेसी कुल की अगर बात कर रहे हैं, कपास के मतलब बात करें तो कपास, भिंडी और गुड़ मतलब गुड़हल। इन तीनों को याद रख सकते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स, और हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है वो टोटल 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये ध्यान रखिएगा 3 है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं।
जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया कि 3 समस्थानिक होते हैं, तो उनमें से उसका रेडियो सक्रिय समस्थानिक का नाम क्या है? तो ट्राइटियम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो तीसरा समस्थानिक है उसको हम कहते हैं, यानी कि 1H जो 3 है इसको कहते हैं, ठीक है, 1H3 ट्राइटियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जबकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था डेबराइन का त्रिक नियम था, ये मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अष्टक नियम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ताप और दाब के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या जो कि समान होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से याद रखेंगे, इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, हो एग्जाम्स में आपको हूबहू इसी तरह से देखने को मिलेगा। सार्स को विस्तृत रूप हम क्या लिख सकते हैं? जो सार्स है इसका विस्तृत रूप क्या होता है? तो हम कह सकते हैं सीवियर एक्यूट रिसेप्टरी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। सार्स एक प्रकार का वायरस ही था और ये 2002 में सबसे पहले चीन में देखा गया था। और ये अगर हम बात करें इसका लक्षण, तो जो अभी वर्तमान में हम लोग कोरोना वायरस के लक्षण देख रहे हैं ना, ठीक उसी तरह से इसका लक्षण था। इस तरह से कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जो सार्स का ही एक रूप है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 2004 के बाद इसके मामले से साफ बंद हो चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न की वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मैक संख्या, ठीक है, मैक संख्या, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वान ब्रान, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, वान ब्रान, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक कौन सा है? वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक कौन सा है? तो लाइकेन और जो मॉस होते हैं इनको कहते हैं, ये वायु प्रदूषकों के लिए काफ़ी विश्वसनीय संकेतक माने जाते हैं, लाइकेन और मॉस। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो कौन सा है? मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो है लेड, यानी कि सीसा, जिसको पीबी कहते हैं। नेक्स्ट वन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण, यानी राइट आंसर यहाँ पे होगा जीव और वातावरण। बात अगर पारिस्थितिकी की करें तो पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए कि पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है कैसे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा जंगली किस्म से प्रजनन करा के। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पौधों में बीज में किसी अन्य पौधों एवं जंतुओं के जीव स्थानांतरित करके अधिक उत्पादक और रोग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में देखने को मिला है। हरित बाली रोग का संबंध हम कह सकते हैं ये बाजरा से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ करके आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह जो है वो कहाँ करता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पत्तियों में, ध्यान दीजिएगा, पत्तियां, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि थ्रोम्बोसिस निम्नलिखित में से क्या है? थ्रोम्बोसिस जो निम्नलिखित में से क्या है? थ्रोम्बोसिस को कह सकते हैं कि रक्त को सामान्य रूप से बहने से रोकना, यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्प्रेरक का कार्य होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो इसके दर को प्रभावित करता है लेकिन खुद उसमें भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा? यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था अनिल। तो अनिल का मतलब क्या कह सकते हैं कि यानी अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिटमस विलयन यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल हो गया, यानी कि अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट करेगा। तो कह सकते हैं कि लिटमस विलयन का जो रंग होगा वो किस तरह से हो जाएगा? लाल हो जाएगा, यानी कि उसमें नीले को क्या करेगा? वो लाल में कन्वर्ट करेगा, तो लाल यहाँ पे हो जाएगा
ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, अनिल याद रखिए, आप हमेशा इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए, यूरेनियम, रेडियम और प्लूटोनियम उपरोक्त में से कौन से नाभिकीय शस्त्र बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? बताइए फ्रेंड्स कि लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार हम कह सकते हैं कि थियोडर मैमन ने किया था, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा, लेज़र जो है इसका हम फुल फॉर्म देख सकते हैं, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। और लेज़र किरणों की खोज सर्वप्रथम देख सकते हैं कि अमेरिका के वैज्ञानिक टी.एच. मैमन यानी कि थियोडर एच. मैमन ने 1960 में किया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन ये कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। सेकेंड क्वेश्चन ये कि भिंडी और आलू क्रमशः किस कुल के हैं, ध्यान दीजिएगा क्रमशः किस कुल के हैं। थर्ड पॉइंट ये कि डेबेराइन का संबंध किससे है। तो तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए। कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्सवेल, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सूत्रकर्णिका। सूत्रकर्णिका का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जीवाणु में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो इपिथीलियमय ऊतक को हम लोग कहते हैं कि घाव भरने में सहायक होता है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अवस्थम्भ मूल, जिसको हम लोग स्टील रूट कहते हैं, पाई जाती है किसमें। अवस्थम्भ मूल किसमें पाई जाती है। तो अवस्थम्भ मूल कह सकते हैं गन्ने में पाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, डोबे रेनर, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स ने, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग बात करेंगे कि त्रिक का नियम क्या है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में त्रिक का नियम क्या था। तो जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइन कह सकते हैं ने 3 तत्वों का त्रिक नियम बनाया, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। चलिए इस बात को हम समझते हैं। इनका कहने का मतलब ये था कि जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में अगर सजाया जाए, तो अगर हम चलिए पहले हम क्या लेते हैं, हीलियम को लेते हैं। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो लगभग कह सकते हैं 4, क्लियर। उसके बाद अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं कितना होगा, लगभग 6.9, ठीक है, 6.9। उसी तरह से एक और इसके बाद की अगर हम बात करें तो लगातार हम देखें बेरिलियम कह सकते हैं, तो बेरिलियम की कह सकते हैं यहाँ पे कितना होगा, इसका हम कह सकते हैं 9, करीब 9 होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात की जा रही है। अब हम दोनों को बात करते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा था, सॉरी इनका डेफिनेशन क्या था। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो होगा, यानी बीच वाले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये बीच वाला हो गया, बीच वाला, ठीक है, अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 9 और 4 13, और 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 6.5, और यहाँ पे देखिए 6.5 यानी कि कहने का मतलब कितना हो गया, लगभग आपका इसके बराबर होगा 6.9, यानी कि आसपास इसके आ जाएगा, यही कहने का इनका तात्पर्य था, औसत होता है। तो यह इस नियम को डेबेराइनर का त्रिक नियम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या नियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या के उपस्थिति के कारण होता है। समस्थानिक, तो कल की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, समस्थानिक हम तब कहते हैं जब परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, या फिर प्रोटॉनों की संख्या समान, या फिर उन कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, इस तरह से समस्थानिक कहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है, तब हम कहते हैं कि कोई भी समस्थानिक हम अंतर कह सकते हैं, यानी कि समस्थानिक हम तब कहते हैं उनके बीच न्यूट्रॉनों की संख्या में उपस्थिति अगर भिन्न भिन्न होती है तब हम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा।
तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि वायु में ध्वनि पर क्या क्या प्रभाव होता है। अगर हम लोग दाब की बात करें तो ध्वनि का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तापमान पर पड़ता है। तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं तो तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि भी बढ़ता है, अगर तापमान को घटाएंगे तो ध्वनि घटता है, यानी तापमान के घटाने से घटता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, हाइगेंस। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, हाइगेंस। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है। एंजाइम मूल रूप से कह सकते हैं कि प्रोटीन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ के रूप में हम लोग विटामिन को जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि विटामिन भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा समान भोजन का मुख्य तत्व है। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर की बचाव करते हैं तथा शरीर की बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, जिसको हम लोग पायरिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए, पायरिया जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी को हम लोग स्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, हैजा का क्या कारण है। हैजा जो होता है वो किसके कारण होता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हैजा जो होता है वो हम कह सकते हैं कि ये जीवाणु के कारण होता है। तो अब इसमें बात ये आती है कि किस जीवाणु के कारण होता है। तो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। एक पॉइंट्स यहाँ पे और बता दूँ, अगर आपसे पूछ ले कि हैजा से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो आंत प्रभावित होता है, इससे आंत। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आपका हो गया जीवाणु। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए। अच्छा, अगर बात करें कि हैजा कैसे फैलता है, तो इसका कारण क्या होता है, फैलने का संचरण का माध्यम क्या है। तो जीवाणुओं द्वारा दूषित भोजन या फिर पानी को ग्रहण करने से ये फैलता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन इसके अलावे भी हमें एनर्जी कौन देता है। तो वसा जो है वो भी एनर्जी देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लेना चाहिए, जो कि नुकसान भी करता है, जो कि आपके चर्बी बढ़ा सकता है। ठीक है, वसा, फैट। नेक्स्ट वन क्या है कि मिनी माता रोग होने का क्या कारण होता है। मिनी माता रोग होने का कारण क्या है। तो मिनी माता जो होता है वो पारा युक्त अगर हम जल पीते हैं तो उसमें होता है पारा से। ठीक है, पारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो कि नेक्स्ट देखिए, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु का नाम क्या है। तो इसको कहते हैं RSV। ठीक है फ्रेंड्स, RSV विषाणु कहते हैं। और RSV का फुल फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या होता है। तो रिसेप्टरी कह सकते हैं सिंसिटियल वायरस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री है, बताइए एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा एग्रो फॉरेस्ट्री कह सकते हैं कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। पीलिया जो रोग है वो किसे प्रभावित करता है। तो ये यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी भी तत्व का रासायनिक जो गुण है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, कौन तय करता है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इसी के द्वारा निर्भर होता है, यही तय करता है रासायनिक गुणों को। अगला प्रश्न देखिए, उपचयन या फिर हम कह सकते हैं इसको ऑक्सीकरण। तो ये ध्यान रखिएगा, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण दोनों एक ही है मतलब है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकेंड में दी गई है तो कौन सा सही है। ऑक्सीकरण के संबंध में कौन सी जो कथन है वो सही होगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, जो कि ये बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं, हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो हम कह सकते हैं वो ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन निकलना और ऑक्सीजन का संयोग होना, हम ये कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है या फिर धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है। अब इसका मतलब कैसे समझेंगे, तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का खोना। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर क्या होता है कि धन चार्ज चढ़ता है, यानी कि पॉजिटिव चढ़ता है। तो इसका मतलब कितना हो गया, सोडियम के यहाँ पे 10 हम कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
प्लस चढ़ा तो इसमें कहने का मतलब कि किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व का जोड़ा जाता है, यानी कि धन विद्युत तत्वों का अनुपात बढ़ता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, इलेक्ट्रॉन एक खोया गया, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर वायु में रंगहीन हो जाता है। किसकी मौजूदगी रहने पर जो कि ये रंगहीन हो जाता है पीतल, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि पीतल किसका किसका मिश्रण है, तो पीतल कह सकते हैं तांबा और जिंक का मिश्रण है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है, तो इसका कार्य हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ठीक है। न्यूट्रॉन की गति को कम करना इसका मेन कार्य होता है। ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कि वायु में कौन सी गैस नोबेल नहीं है। नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस को हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहा जाता है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा नहीं है। वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाया जाता, यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, रेडॉन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायी होता है। सार्वजनिक तापन का मतलब हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है कौन, तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है। और इसमें CFC भी आता है, N2S N2O भी आता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी के सभी क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो घरेलू प्रशीतक के रूप में कह सकते हैं फ्रीगॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्रीगॉन। अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक स्थल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। ये क्वेश्चंस पहले बहुत पूछा जाता था, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिध्वनि यानी जिसको हम लोग इको कहते हैं, ठीक है, इको कहते हैं। इको को सुनने के लिए परावर्तक स्थल से जो दूरी होती है वो 56 फीट कह सकते हैं। कभी कभी फीट में ना लिख करके आपको मीटर में दिया जा सकता है, तो लगभग आप कहेंगे 17 मीटर, ठीक है। 17 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली ये होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 56 फीट। कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था। साथ ही साथ मिनीमाता रोग का संबंध किस धातु से है। और थर्ड क्वेश्चन ये कि विटामिन की खोज कब की गई थी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन के माध्यम में दाब के वृद्धि से ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग विमंदक के रूप में करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए बात यहाँ पे ग्रेफाइट की गई है, तो ग्रेफाइट से संबंधित कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप माना जाता है। और एक हम यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी इसमें चमक पाई जाती है। और साथ ही साथ जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत के साथ साथ ताप का सुचालक भी होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है। तो भाप अंगार गैस बताइए किसका मिश्रण है। तो ये मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो परसेंटेज होता है वो 50% और हाइड्रोजन का प्रतिशत 40%, लेकिन अन्य जो शेष गैस कह सकते हैं वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। चलिए और एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखिएगा, जैसे अगर पूछ ले आपसे कि प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर नाइट्रोजन गैस मिला हो तो उसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन ये कि पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पेट्रोल का संगठक क्या होता है। मुख्य संगठक ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 4, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, बताइए। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। एक तो हम आयोडीन कह सकते हैं और वहाँ पे हम लोगों ने ऊपर में देखा था ग्रेफाइट, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण होता है असंजक बल का अभाव, ठीक है, असंजक बल, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा,
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब दो भिन्न भिन्न व्यास के किस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोया जाता है तो द्रव की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए किस नली होगी, किस नली में ज़्यादा पानी चढ़ेगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक इस तरह का पतला किस नली है और एक जो कि इसका एक मोटा व्यास वाला जो कि कह सकते हैं किस नली है। ठीक है, अगर हम दोनों को जल में डुबोते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो कम व्यास वाली है इसमें पानी का स्तर ज़्यादा ऊंचा तक जाएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें कम जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी पानी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए कि पास्कल इकाई है। पास्कल जो किसकी इकाई होती है? तो कह सकते हैं दाब यानी कि प्रेशर का, और प्रेशर का एक और इकाई होता है। यहाँ पे देखिए कि P इक्वल टू क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया। और अगर हम फोर्स की बात करें तो उसका मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम इसको अगर अच्छे तरीके से देखें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है यानी दाब का एक मात्रक तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और दूसरा होता है पास्कल। तो दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, इसका कारण क्या है? यानी दो एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि ध्वनि के चलने के लिए वहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है, और आपको पता है कि ध्वनि किसी न किसी माध्यम से ही चलता है, उसको किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, निर्वात में गमन नहीं करता है। तो ध्वनि प्रसार करने के लिए माध्यम नहीं होता, इस वजह से वो एक दूसरे को नहीं सुन पाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? यानी जो हम इको सुनते हैं, इको का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि के लिए हम कह सकते हैं कि ध्वनि का परावर्तन होना चाहिए, लगभग 17 मीटर होता है। नेक्स्ट वन कि चाकू से काटे जा सकने वाला धातु कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाकू से काटे जा सकने वाला धातु कौन सा है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सोडियम। ध्यान दीजिएगा, सोडियम के साथ साथ हम लोग लिथियम, पोटेशियम को भी जानते हैं, जो कि आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या होगा? C2H5OH का नाम क्या होगा? तो इसे हम लोग कहते हैं एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होता है? बताइए क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होता है? तो ध्यान देंगे फिर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आपको समझना होगा, तो मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से लिख रखा, पढ़ सकते हैं कि ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक हम तब कहते हैं जब जिसमें कार्बन मौजूद हो। देख सकते हैं CHCl3 में कार्बन मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए कि जिसका रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है, एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है, जिसे चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी के शल्य क्रिया में किए जाने मूर्छित, यानी कि उसको हम लोग जो कहते हैं ना बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, निश्चेतक के रूप में यूज़ किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्र में होता है, तो कह सकते हैं गुणसूत्र में DNA के साथ साथ प्रोटीन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत बहुत सारी गैसें आती हैं, जिसमें हम लोग जलवाष्प को काफ़ी ऊपर रखते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, मीथेन, ये सभी के सभी आता है। हाइड्रोजन इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? यानी किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का स्राव हमको पता है कि पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में हम लोग अग्नाशय कहते हैं, तो पेनक्रियाज के लैंगरहैंस की द्वीपिका के जो बीटा कोशिका है वहाँ से इसका स्राव होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, बीटा कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस शारीरिक प्रक्रम से जो कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध हमारे शारीरिक प्रक्रम से किससे है? तो रक्त जमाव से। ठीक है, रक्त जमाव यहाँ पे करेक्ट होगा। रक्त एक प्रकार का जो कि संयोजी ऊतक है, ध्यान रखिएगा, और जिसका pH वैल्यू 7.4 होता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है,
तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। मानव कक्ष में हृदयों की जो संख्या मानव हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है वो 4 होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि हार्मोन का उदाहरण बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा है। हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का कह सकते हैं कि हार्मोन होता है, ठीक है, और एक स्तनपायी हार्मोन कह सकते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लव हार्मोन। आगे बढ़ते, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? इससे पहले के बाकी के अगर पार्ट्स को आपने नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, इसके बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देखें। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीलिका वाहिनी ग्रंथियों को अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो नीलिका वाहिनी ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो इसको हम देखिए इस तरह से समझ सकते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि होती है उनको नलिका वाहिनी ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जो जंतु विज्ञान की शाखा होती है उसमें हम लोग उसका क्या नाम देते हैं? तो एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है। अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? क्योंकि भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन उदर से कह सकते हैं। उदर का मतलब अमाशय कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टोमच कहा जाता है। तो प्रोटीन का पाचन उदर से आरंभ होता है, प्रोटीन का पाचन कह सकते हैं अमाशय से आरंभ होता है। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम जो कि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में विखंडित करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कि अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इस पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि? तो इसका कारण ये कि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, ठीक है, एक प्रकार की झिल्ली होती है, उससे ये सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट उनकी पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम करती है, बताइए कि कौन सा होता है? तापमान कम कर सकती है, होती है, वो क्रिया कौन सी है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि अवर्णी लवक, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको याद रखिएगा। खास करके देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो कि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको तो बता ही चुका हूँ कि 67वीं बीपीएससी के लिए हम लोग कल से होमवर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपको कल मैं आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह में आपको वीडियो मिल जाएगी 6:30 बजे के अराउंड में, 6:30-7 बजे के अराउंड में। कल टाइमिंग आपको बता दी जाएगी क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। देखिए ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जड़ों की कोशिकाओं में। यहाँ पे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है जो कि सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं, ठीक है, डार्क साइड में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य अगर पूछ ले क्या होता है तो खाद्य सामग्री का भंडारण करना, यानी कि भोजन का भंडारण करना होता है। अक्सर ये पूछा भी जाता है कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य बताइए क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा भोजन सामग्री का जो कि भंडारण करना इसका कार्य होता है।